Hello students. In the previous video, we have discussed about the centripetal force. क्या बताया गया था आपको सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में कि हमारे नेचर में जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको एक सर्टेन फोर्स की जरूरत होती है अपने सर्कुलर मोशन को पूरा करने के लिए, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी सेंट्रिपिटल फोर्स बहुत जरूरी हो जाता है ऑब्जेक्ट को अपना सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए। पर जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन पूरा एक चक्कर हो। अगर हम देखिए कोई बॉडी अगर ए से, ये सेंटर ओ है, और कोई बॉडी ए से चल के पूरा चक्कर लगा के वापस ए पर आती है तो हम कहते हैं बॉडी ने सर्कुलर मोशन किया। लेकिन अगर कोई बॉडी ए से स्टार्ट होके केवल बी तक ही जाती है तो ये भी एक क्या हुआ, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट ये नहीं कि आप पूरा एक चक्कर लगाएं, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी टर्न करते हैं तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, सर्कुलर मोशन। ओके, तो हमने देखा कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और उसके लिए हमने क्या डिफरेंट केस देखे थे। मून को अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन कहां से मिलता था, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिलता था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के गोल गोल घुमाएं तो उस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रिपिटल कहां से मिलता था, उस धागे में जो टेंशन था उससे। सिमिलरली वहां हमने एक केस और किया था कि अगर कोई बाइक, कोई कार या कोई भी साइकिल टर्न लेता है, ये हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है कि हम कई बार अपने व्हीकल्स चलाते हैं और हमें एक गली से दूसरी गली में, एक रोड से दूसरी रोड में जाना होता है तो थोड़ी देर के लिए हम टर्न लेते हैं। तो वो जो थोड़ी देर का टर्न होता है वो टर्न भी जब हम टर्न लेते हैं तो वो टर्न भी एक तरह का क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। जब तक हम टर्न करते हैं वो सर्कुलर मोशन माना जाएगा, और उस वक्त हमें एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स हमें कहां से मिलता है, टायर और सड़क के बीच लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से। तो ये था पुराना इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था। अगर मान लीजिए ये एक रोड है और ये दूसरा रोड है, ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक का ये जो टर्न है, ए से बी तक का ये जो टर्न है, ठीक है, यहां तक तो बॉडी कैसे चलेगा, सीधा। यहां भी बॉडी कैसे चलेगा, सीधा। लेकिन इतनी देर ये जो टर्न है इसको हम, ये टर्न क्या माना जाएगा, सर्कुलर। ये यहां से यहां तक का ये जो टर्न है ये क्या माना जाएगा, सर्कुलर मोशन। और इस छोटे से टर्न के लिए बॉडी को क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो कहां से मिलता है, टायर और सड़क के बीच लगने वाले फ्रिक्शन से। तो इसी से रिलेटेड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट कीजिए कहिए या बाइक। देखिए कोई भी साइकिल या कोई भी बाइक जब टर्न करती है तो टर्न करते वक्त वो साइकिल या वो बाइक थोड़ी देर के लिए बैंड हो जाती है। सीधे चलते वक्त वो सीधे रहते हैं, लेकिन जब वो टर्न करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं। अब वो बैंड क्यों होते हैं वो सारी बात हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर वो बैंड नहीं होते तो तो आज हम यही सीखेंगे कि जब कोई साइकिल या कोई बाइक टर्न करते हैं तो व्हाई दे गेट बैंड, वे मुड़ क्यों जाते हैं, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके,
तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि टर्न करते वक्त बेंडिंग कितना जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली बेंड नहीं हो पाते तो एक्सीडेंट्स मे गेट हैपन। तो लेट डिस्कस द टॉपिक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, लेट्स सी। सपोज ये हमारा कोई भी एक स्ट्रेट रोड और मान लीजिए साइक्लिस्ट को यहां से यहां टर्न करना है, ठीक है। तो जब तक ऐसे चलेगा वो सीधा चलेगा, ऐसे चलेगा सीधा चलेगा, लेकिन जब वो टर्न करता है, ओके, तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। क्यों बैंड होता है वही हमें समझना है। तो इनिशियली मान लीजिए जो साइक्लिस्ट है जो साइक्लिस्ट है वो कैसा है, सीधा, वो सीधा चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो टर्न करता है तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो टर्निंग के वक्त जो साइक्लिस्ट है वो इट विल गेट बैंड। जो साइक्लिस्ट है वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। ओके, कितना, थीटा एंगल बैंड हो जाता है। क्लियर हो गया? ये इनिशियल कंडीशन, पहले वो सीधा है और उसके बाद वो बैंड हो जाता है। कितना एंगल, थीटा एंगल। ओके, चलिए अब जरा ये जो बेंडिंग कंडीशन है इसी को हमें समझना है। देखिए बेटा, जो साइकिल है वो अर्थ को कैसे टच करती है। देखिए, साइकिल तो अर्थ को टच नहीं करती, साइकिल का जो टायर होता है वो अर्थ को टच करता है। और प्यारे बच्चों, जो टायर होता है वो अर्थ को केवल एक छोटे से हिस्से से टच करता है, केवल एक पॉइंट से टच करता है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो पॉइंट है यही साइकिल के लिए किसका काम करेगा, सरफेस का काम करेगा। वो छोटा सा हिस्सा जहां से टायर सरफेस को टच करता है वही किसका काम करेगा, साइकिल के लिए सरफेस बन जाएगा। ओके बेटा, तो जब साइकिल बैंड हो जाता है तो उस वक्त उस पर कितने फोर्स लगते हैं वही आपको सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो वेट है साइकिल वाले का, मतलब साइकिल और साइकिल के ऊपर जो पर्सन बैठा है, यानी पूरा एक सिस्टम, जो टोटल वेट है, वेट हमेशा वर्क करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो वेट की प्रॉपर्टी है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है। ओके, अब बात आती है रिएक्शन की, यही चीज आपको समझनी है। तो साइकिल ने तो अपना वेट अप्लाई किया अर्थ पर, अब अर्थ उसको क्या देगा, रिएक्शन देगा। अब आप बताइए रिएक्शन का कंसेप्ट आपको क्या सिखाया था। तो जो समझदार बच्चा है वो कहेगा कि रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इसमें एक नई बात और सीख लीजिए, रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होता ही है, लेकिन बॉडी के सेंटर ऑफ मास से भी पास होता है। ध्यान से सुनिए, रिएक्शन की दो प्रॉपर्टी होती है। नंबर एक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? तो ये है बॉडी का सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर में, रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो आगे चैप्टर आएगा। ठीक है, फिलहाल तो आप ये याद रखिए, हर बॉडी के अंदर क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है जहां पूरी बॉडी का मास वर्क करता है। ओके, तो जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये जो सरफेस है ये क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये होगा
रिएक्शन, बस इस रिएक्शन को ही समझना है। क्लियर हो गई बात? चलिए ओके, अब ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करेंगे। वी विल रिजॉल्व द रिएक्शन इनटू टू पार्ट्स। तो देखिए ये जो, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ लाइन, तो क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी दिस एंगल? ज्योमेट्रिकली दिस एंगल आल्सो थीटा। क्लियर? आप समझते हैं? मान लीजिए ये दो लाइन है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा। सभी को इतना ज्योमेट्री आता होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हुआ, थीटा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, r cos थीटा, और इस r cos थीटा के परपेंडिकुलर आपको मिलेगा r sin थीटा। तो आपने क्या किया, रिएक्शन को बाय पार्ट्स कर दिया, r cos थीटा एंड r sin थीटा में। तो लेट्स सी ये r cos थीटा क्या करता है और r sin थीटा क्या करता है, यही आपको समझना है। तो लेट डू द आर्टिकल। चलिए, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। While taking turn, cyclist bend by angle, bend by certain angle theta। जब भी कोई साइकिल या कोई बाइक टर्न करती है तो एक सर्टेन एंगल से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ओके, अब क्या हुआ, हम इस R को क्या करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे। द रिएक्शन R resolve into R cos थीटा एंड r sin थीटा। हमने क्या किया, साइकिल जो साइकिलिस्ट था वो थीटा एंगल बैंड हो गया। उसके बाद ये जैसी वो बैंड होता है, जैसी साइकिल वाला मुड़ता है या बाइक वाला बैंड होता है, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, सॉरी रिजॉल्व हो जाती है, r cos थीटा और r sin थीटा। अब इन दोनों का वर्क समझ लीजिए। ये जो r cos थीटा है ये किसको बैलेंस कर लेता है, mg को। नंबर 1, r cos theta balance the weight mg। नंबर 2, अब ये जो r sin थीटा है इसका काम क्या है, ये हमें समझना है। r sin थीटा क्या करता है प्यारे बच्चों, r sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जब साइकिल या बाइक टर्न करते हैं तो टर्न करते वक्त जैसी साइकिल या बाइक टर्न करते हैं तो टर्न करते ही उनका मोशन क्या हो जाता है, सर्कुलर, और उस वक्त उन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें कौन प्रोवाइड कराता है, r sin थीटा। ठीक है, तो ये जो r sin थीटा है, r sin थीटा प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द साइक्लिस्ट। यही मेन चीज है। ओके, तो वी हैव, हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, r cos थीटा इज इक्वल टू mg और r sin थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। m क्या है, इस साइक्लिस्ट का मास, v क्या है, ये साइक्लिस्ट कितनी वेलोसिटी से टर्न करता है, जब ये टर्न करेगा तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, और r क्या है, r है रेडियस। देखिए मान लीजिए ये है टर्न, ये टर्न है, दिस इज टर्न। ओके, तो टर्न एक आर्क की तरह होता है, और इस आर्क का कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर, तो ये होगा रेडियस। ठीक है, देखिए आप गौर कीजिए, जब आप एक गली से दूसरी गली में टर्न करते हैं तो वो जो कॉर्नर होता है, गली का जो कॉर्नर होता है, वही सेंटर का काम करता है। ठीक है, ओके। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो आपको क्या मिलेगा, r sin थीटा
अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर अपॉन mg। r से r कट जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर rg। देख लीजिए साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। इतना ज्योमेट्री वो ट्रिग्नोमेट्री आपको आता होगा, ठीक है बेटा। तो ये है कंडीशन, देख लीजिए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, याद आ रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था आपको। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 बिकम तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू आर जी। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक फॉर्मूला। ओके, तो दो फॉर्मूले बने हमारे थीटा के टर्म में और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में, दोनों ही वैलिड है। अगर न्यूमेरिकल में थीटा गिवन है तो ये अप्लाई करेंगे, और अगर म्यू गिवन है न्यूमेरिकल में तो वी विल अप्लाई दिस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। इफ v स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ध्यान देना यहां v स्क्वायर अगर क्या है, लेस देन और इक्वल टू किसके, म्यू आर जी के, तो क्या होगा, द साइक्लिस्ट टर्न सेफली। जो साइकिल वाला है वो आराम से बिना गिरे टर्न कर जाएगा। लेकिन अगर v स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है किससे, म्यू आर जी से, देन साइक्लिस्ट गेट फॉल। तो साइकिल वाला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो सेफ टर्न के लिए बिना गिरे अगर हमें टर्न करना है तो वी हैव टू फॉलो दिस कंडीशन, और अगर ये कंडीशन हो जाती है तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल द टॉपिक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। जब एक साइक्लिस्ट या एक बाइक टर्न करती है तो उस पर कितने फोर्स लगते हैं और वे फोर्स क्या काम करते हैं, वी ऑल हैव डिस्कस हियर। और सेफ टर्निंग की कंडीशन क्या है और स्लिप की कंडीशन क्या है, वी हैव डिस्कस। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव our NCERT example 5.10. What we have in this example, let's see. A cyclist is speeding at 18 km/h on a level road, taking a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. We have a cyclist and the cyclist is going to take a turn. लेकिन जब वो टर्न लेता है तो वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है, अपनी स्पीड को उतना ही रखता है। और क्या है उसकी स्पीड, 18 km/h। यानी जब साइक्लिस्ट टर्न करता है तो उसकी स्पीड है 18 km/h, और वो रेडियस कितना बनाता है, 3 मीटर का। और टायर और सड़क के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1। तो हमसे पूछा गया है कि क्या वो साइक्लिस्ट सेफली टर्न करेगा या स्लिप हो जाएगा। तो लेट्स सी, हमने आपको बताया था अगर v स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू है किसके, म्यू आर जी के, तो इट विल टर्न सेफली। लेकिन अगर v स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाता है किसके, बता देते हैं, नंबर 1। ये आपको नोट रहनी चाहिए बात। नंबर 1, इफ v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, साइक्लिस्ट टर्न सेफली। और अगर v स्क्वायर ग्रेटर है किसके, म्यू आर जी के, तो जो साइक्लिस्ट है वो क्या होगा, गेट स्लिप, वो फिसल जाएगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पास है, चलिए सॉल्व करते हैं।
लेट डू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, v हमें मालूम है 18 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, यानी 5 मीटर पर सेकंड। ये कंसेप्ट है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप गिवन वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लीजिए। ओके, दूसरा हमें r की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 मीटर, म्यू कितना है 0.1, g की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो ये आपकी फ्रीडम है, आप चाहे 9.8 लीजिए चाहे 10 ले लीजिए, लेट्स सी। तो अगर गिवन नहीं है तो हम तो 10 लेंगे क्योंकि इट विल सेव आवर टाइम इन कैलकुलेशन। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, v स्क्वायर की। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, v स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। ओके बेटा, चलिए अब मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू म्यू आर जी की। ठीक है, एक बार v स्क्वायर की वैल्यू निकाली और एक बार म्यू आर जी की, फिर इनमें रिलेशन देख लेंगे। तो म्यू आर जी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 9.8 लीजिए या 10 लीजिए, मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इट विल बिकम 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए v गेट, बताइए क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, म्यू आर जी की वैल्यू क्या है 3। तो बताइए कौन सी कंडीशन है, वो ये वाली है ये वाली, दिस वन। सिंस वी गेट v स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू आर जी, हेंस साइक्लिस्ट गेट स्लिप। विल द साइकिल स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, यस, वो गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो v स्क्वायर है वो म्यू आर जी से क्या हो गई, ज्यादा। तो प्यारे बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में, कंपटीशन में आ जाते हैं। यू मस्ट बी टेक केयर। ओके, चलो।